हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित शर्मा इन्फिनिटी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों की काफ़ी सिफारिश हुई है, काफ़ी सारे मैसेजेस एंड मुझको कॉल आए हैं कि सर आप ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पर भी वीडियो लेकर आइए। एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं इसके लिए। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है आपका, ये उन लोगों के लिए है, उन वकीलों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन यूपी या स्टेट बार काउंसिल में करा लिया है। उसके बाद ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कहते हैं, और उसके बाद आपको मिलता है COP नंबर। COP नंबर को कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर। ये कैसे मिलता है? जब आपकी LLB की जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद आप उसमें अपनी प्रोविजनल डिग्री या ओरिजिनल डिग्री को लगा करके ये आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये आपको जो है स्टेट बार काउंसिल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें आपको एडवोकेट के रूप में आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप एडवोकेट हैं। लेकिन COP नंबर जो है, कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर जो है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी अभी भी बाकी है। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए, ना लेते हुए, आपको डायरेक्टली मुद्दे पर हम बात करते हैं। जैसे कि जानते हैं, परम आदरणीय श्री गुरु जी श्री जितेंद्र जी के लिए चैनल समर्पित है, उनको नमन करते हुए मैं बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, ये ऑल इंडिया जो 12 एग्जाम है, इसमें हमारे अगर हम बात करें तो लगभग 19 सब्जेक्ट इसके अंदर में आते हैं, ठीक है। और ये 100 नंबर का पेपर होता है। 100 में से जो जनरल एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 45 मार्क्स लाने होते हैं, एंड अदर कैटेगरीज जो SC ST कैटेगरीज हैं उनको 40% नंबर लाने इसमें अनिवार्य हैं। अभी एक्चुअली पहले क्या होता था, पहले 40 नंबर लाने होते थे, लेकिन अभी की जो गाइडलाइन है, रिसेंटली जो गाइडलाइन है, उसमें 45 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अब ये क्या होता है कि ओपन बुक एग्जाम होता है, इसके अंदर बुक नहीं ले जा सकते, लेकिन हाँ इसके अंदर बेयर एक्ट आप ले जा सकते हैं। हालांकि डायग्लोट्स भी आप ले जा सकते हैं। डायग्लोट्स मीन्स द्विभाषी, जो दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश, मतलब कोई भी भाषा में हो सकता है वो, जो भी आपने जहाँ पर भी आप रहते हैं, वो अगर स्थानीय भाषा आप चूज करते हैं तो वो भाषा भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है। तो चलिए मुद्दे की बात करता हूँ। अगर आपको तैयारी करनी है और आपके पास समय कम है, तो ये एक मेरे पास में एक बुक है जिसको कहते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम की गाइड। इसके अंदर में आपके पास में इसमें आपको जो पिछले सालों के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे, और इसकी तैयारी के लिए सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। अभी समस्या ये होती है कि हम कौन सी चीजें पढ़ें, कौन सी चीजें ना पढ़ें। हालांकि इतने सारे जो बेयर एक्ट्स हैं, सभी बेयर एक्ट आप 19 बेयर एक्ट आप चाहे तो ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आपने टाइम को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास में पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आप, अच्छा ये बात बता दूं कि क्वेश्चन को हल करना जरूरी नहीं है। अभी आपने कई बार लोगों को, एडवोकेट्स को कहते हुए सुना होगा कि भैया हमारा इतना अच्छा पेपर गया था, हमने आंसर की से मिलान किया तो हम फिर भी फेल हो गए। उसका एक रीजन होता है कि जो आप वो गोले भरते हैं ना, वो कुछ थोड़ा कम रह जाता है, कुछ इंक आपकी बाहर निकल जाती है, जिसके कारण आपका जो मार्किंग है वो काउंट नहीं हो पाती, उसको छोड़ दिया जाता है। तो उसको गोले को बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरिएगा, आराम से, ठीक है। काफी टाइम होता है, 3 घंटे का टाइम इसमें आपको मिलेगा। तो 3 घंटे में अभी कितना चीजें आप ढूंढोगे, कितनी चीजें आप बेयर एक्ट से निकालोगे। तो इसमें क्या है कि बेयर एक्ट आपको ले जाने मतलब अलाउड है। तो अभी जैसे ये CPC है, तो जो मेन है आपके, मेन मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, उसके लिए क्या पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे। तो मेन जो है वो ये है, जैसे CPC है, CPC से 10 नंबर आने आपके कंफर्म है। ये आप इसमें लिखा हुआ है कि देखिए, ये जहां पर भी ये बेयर एक्ट लिखा हुआ है, लेकिन बेयर एक्ट इसमें पहले तो शॉर्ट नोट था, कुछ विदाउट शॉर्ट नोट था, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने शॉर्ट नोट वाले भी अलाउड कर दिए थे, है ना। तो इस बार भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आई है। एक्चुअली एडमिट कार्ड अभी पब्लिश नहीं हुए हैं, तो उसमें सारी गाइडलाइन उसके अंदर में दी गई होंगी।
उसको आप ध्यान से पढ़िएगा और अपने बेयर एक्ट लेकर जाइएगा, लेकिन ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना आपको, केवल उन चक्करों में पढ़ना है जो आपके लिए कंपलसरी है और ज़रूरी है। जैसे कि ये वाला बेयर एक्ट है, सीपीसी का है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का ये बेयर एक्ट है, इसमें से 10 नंबर का आपका आना ही आना होता है। इसमें एक चीज़ और है कि बेयर एक्ट में, क्योंकि अगर आप आज से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ेंगे इसमें, आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या आना चाहिए आपको, जो पढ़ना आना चाहिए वो ये आना चाहिए, इसका इंडेक्स। इंडेक्स तो मानो ये डायग्लोट है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। डायग्लोट का जो इंडेक्स है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से पेज नंबर पे कौन सी चीजें हैं। अगर ये भी नहीं है और कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर में, तो उसके लिए आप सर्च करोगे कि नहीं, ऐसे नहीं, टाइम वेस्ट होगा। सीधे इंडेक्स पे जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, है ना। तो ये सीपीसी का हमारा बेयर एक्ट है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी बेयर एक्ट है। इस बेयर एक्ट में एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पिछली बार अगर हम तुलना करें, काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और डायरेक्टली जो कनेक्टेड क्वेश्चंस है जो आपको यहीं से मिल जाएंगे सीधे। जो इसका क्या कहता है इंडेक्स है, बहुत सारे क्वेश्चन इंडेक्स से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इंडेक्स को कहने का तात्पर्य ये है कि इंडेक्स को बहुत अच्छे से आपको पढ़ते जाना है। अगर चूंकि इसमें देखिए बहुत महंगी फीस होती है, 3500 4000 रुपये आपके खर्च लग जाते हैं। उसके बाद आपने क्या क्या कहते हैं कि 16,750 रुपये 35 साल से बिलो के लिए, और उसके लिए 28,000 उससे ऊपर के लिए, तो बहुत सारा खर्चा लगने के बाद तब आपको ये क्या कहते हैं स्टेट बार काउंसिल का सर्टिफिकेट मिलता है, और आप तब एग्जाम देने जाते हैं, 2 साल के लिए वैलिड है, फिर क्या करोगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपने पढ़ना है, प्रयास करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दोगे। लेकिन जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजी करने की क्या है, सबसे पहले तो आपको गोले बड़े ध्यान से भरने हैं, अपनी एंट्री बड़े ध्यान से करनी है, और जो इसके इंडेक्स हैं, इंडेक्स को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ करके एग्जाम के अंदर में जाना है। इसमें से भी 10 नंबर का आपका आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। वैसे एक चीज और है, डायग्लोट खरीदने से बहुत सारे फायदे हैं। कोई चीज हिंदी में कोई वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो इंग्लिश में वो आसानी से समझ में आ जाता है, या इंग्लिश में ना आ रहा हो और आपने हिंदी में पढ़ा हो तो वो भी समझ में आ जाता है। डायग्लोट यानी कि द्विभाषी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है ना। तो आईपीसी में भी 10 से 12 क्वेश्चन तक आपके लग जाते हैं, हालांकि 10 क्वेश्चन लग जाते हैं और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली लग जाते हैं ना। और अगर आप मतलब कमेंट करेंगे तो मैं इससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, हालांकि थोड़ा टाइम की कमी है। तो मुद्दा यह है कि तैयारी कैसे करें, उसके लिए बेयर एक्ट कौन से खरीदे, कहाँ से खरीदे, तो सारी चीजें मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल क्लियरली चमक रही होंगी, दिख रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है सॉरी ये था सीआरपीसी था, ये अभी जो मैंने बताया था दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ये आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड की। तो इसमें से भी 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। यानी कि मेन मैंने जो अभी तक आपको बताए हैं, मैंने बताया है आपको सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड एविडेंस एक्ट। जो एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो इसको बेहद तरीके से पढ़ना है। अब इसमें कई चीजें ऐसी आती हैं जैसे सीपीसी हो गया, है ना, सीपीसी हो गया और इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, कुछ चीजें सिमिलरिटी वाली होती है, तो उसको इसलिए डायग्लोट लेना आपके लिए जरूरी है, ताकि क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आएगा। अब देखना आपको ये है कि आपको करना क्या है, बस टाइम मैनेजमेंट करना है कि जिस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हो वो वाले सब्जेक्ट सबसे पहले आपको पढ़ने हैं, लेकर जाने हैं। लेकिन अभी क्योंकि मेरा जो तर्क है, मैंने जो एनालाइज किया है, एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभी जैसे ये हो गया हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि ये मान के चलो जो पिछले साल का जो पेपर आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से, उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन उससे पहले जो अगर मैं बात करूं तो उसमें कम था। तो मुझे जो इस बार मुझे लगता है कि इस बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत पतली सी बुक है, पतला सा क्या कहते हैं बेयर एक्ट है, इसको आप ले लेना, कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि एक बार आपने एग्जाम देना है और वकील बनना है, कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस नंबर लेना है, ठीक है, सीओपी नंबर जिसको बोलते हैं।
और एक बात करते हैं दोस्तों, हम जो हमारे फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ में हमारे दो चीज़ें हैं, एक तो मुस्लिम लॉ है और दूसरा हमारा हिंदू लॉ है। तो ये चीज़ें आपने डायरेक्टली खरीदनी है, क्योंकि इसमें से डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ ये चीज़ें खरीद लेनी है, और इन सारी चीज़ों को अब आपके पास हो जाएगा इतना सारा गट्ठर। तो ये वाला गट्ठर आपके पास में हो जाएगा, इसको लेकर के आप एग्जाम में जाएंगे। अभी इतना सारा एग्जाम में लेके जाएंगे, कैसे करेंगे, चक्कर में नहीं पड़ना है, कैसे करना है बताता हूँ। आपने पेपर उठाया, जो क्वेश्चन आया, फर्ज करो आईपीसी से क्वेश्चन आ गया, तो आईपीसी का बेयर एक्ट उठाओ, केवल एक ही बेयर एक्ट उठाना है आईपीसी का। देखा, वो क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, जो नहीं आता उसको आगे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, जो आईपीसी का उसको खत्म करो, बेयर एक्ट नीचे रख दो। सीआरपीसी उठाओ, अगर सीआरपीसी से है उसको पूरा करो, नीचे रख दो। इस तरीके से करके आपने अपना पूरा पेपर को सोल्व करना है। अगर आपके पास, आई रिपीट, इफ यू डोंट हैव द टाइम, सो स्ट्रिक्टली just remember the index that you have learned, index of all the Bayer Acts। ठीक है, सभी बेयर एक्ट के इंडेक्स आपने पढ़ के जाने हैं और अच्छे से अपना पेपर देना है। और जो मैंने बताया कि एंट्री सही तरीके से करनी है, गोले से बाहर नहीं जानी चाहिए और ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है अभी तक। और हाँ, गाइड उसमें ले जानी अलाउड नहीं है, गाइड तो केवल आपकी हेल्प के लिए है, या कोई बुक नहीं लेकर जा सकते इसमें। तो मैं जो बता रहा था, सिविल प्रोसीजर कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, और सीआरपीसी है, आईपीसी है, और इंडियन एविडेंस एक्ट है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, और इसके अंदर में फैमिली लॉ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाहें, क्योंकि मुझे जो लगता है और मैंने जो पढ़े हैं चीज़ें, इसमें एक जो हमारा एक और बेयर एक्ट अगर आप ले लें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन का, है ना। तो चूंकि आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन में भी पहले नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं, पिछली बार भी आए थे, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो वे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन के। तो इस तरीके से पूरी रूपरेखा आपकी तैयार हो जाती है कि किस प्रकार से ऑल इंडिया बार एग्जाम जो आने वाला है हमारा 18वां पेपर है, ये किस तरीके से आपने सोल्व करना है। और इसके अलावा, और जैसे अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है, कोई तर्क है, कोई बात करनी है, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में एक बार बता देना आपकी प्रॉब्लम क्या है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, हमारा तो घर के ही लोग हैं, उसमें परेशानी वाली कोई बात है नहीं। तो इसी के साथ मैं अंकित शर्मा विदा लेता हूँ। और हाँ, अगर आपके कमेंट आते हैं कि सर कोई पेपर सोल्व करा दो, कैसे कराना है, तो मैं उसमें भी आपके लिए जो है भरसक प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी, या अभी से 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए डेली हम लोग लाइव, चाहो तो पर सब्जेक्ट उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपको सबको लाइव आना पड़ेगा। और अभी इसी के साथ मेरे सभी लेक्चर, ये वाला आज का लेक्चर जो है समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के बेसिस पर। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।